हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप सब लोग अमेजिंग हैं एंड आई एम ग्रेट एज वेल. I am Nandini. I am your educator and mentor. Let's start today's class. Today's class is going to be very interesting. Today we are going to cover 2-8. हम लोग cover करने वाले हैं. Very important. Do it properly. Questions are likely to come from this. आते हैं questions. Easy है, scoring है, अच्छे से कर लो इसको. Let's start. Any doubts, anything you guys want to ask, you can ask me on the spot. I will solve your queries then and there. I'm here to revise whole of the syllabus with you for term 1 so that none of my students get less marks. All of them very good. All of them get very good marks. Alright, let's start with today's class. Today we're going to start with introduction to property laws, which is unit 2A. ठीक है, फिर 2B पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी पढ़ेंगे. Then we'll do this law of torts as well. Then we'll do criminal law. We'll do unit 3 as well, ADRs and all. सब कुछ करेंगे. Alternative dispute resolution के सारे topics बताऊंगी. How you distinguish between conciliation, mediation, I'll tell you that as well. Let's start with today's class. आज हम करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में ही ज़्यादा हम गवर्न करेंगे, मतलब बात करेंगे. अब मैटर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो गवर्न करता है, कौन करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ईयर याद रखना. द ऑब्जेक्ट क्या है टीपीए का? टीपीए क्या होता है? टीपीए इज ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. क्या इसका क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट मीन्स क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एज इन किस चीज़ के लिए बना हुआ है. ऑलराइट, किस चीज़ के लिए बना हुआ है? ये बना हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रेगुलेट करने के लिए, कि कुछ गलत ना हो रहा हो, ठीक से ट्रांसफर हो जाए बिटवीन लिविंग पर्सन्स. याद रखना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन्स एक कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है गवर्निंग इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये बात याद रखना. वी विल बी टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, we are always talking about immovable property and not movable property. This is quite important. ये बहुत important चीज़ है जानने के लिए. इसे समझना, इसे अच्छे से याद रखो. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये समझ आ गया. 1882 प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट. इट इज अ सिस्टमैटिक यूनिफॉर्म लॉ है. ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या कीवर्ड है यहाँ पे? कीवर्ड है यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट, अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देख लेते हैं. देखो, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल होती है, एक इमूवेबल होती है. कार मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है. कार, व्हीकल्स, ये सब मूवेबल आते हैं. इमूवेबल लैंड बिल्डिंग, ठीक है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते हैं. अब ये भी वेरी करता है, क्या मूवेबल है, क्या इमूवेबल है. ये चीज़ ऑफकोर्स वेरी करती है, हाँ वेरी करती है ना. चलो देखते हैं केसेस के बीच में डिस्टिंग्विश करेंगे. कोई केस लॉ भी इन्वॉल्व है, इसे अच्छे से करो. डू इट प्रॉपर्ली. द टर्म प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड ही नहीं है. दे कैन आस्क यू प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है? क्या होता है प्रॉपर्टी, क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है. दो नॉट डिफाइंड, द वर्ड प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज्ड इन द, ये काफ़ी ब्रॉड सेंस में यूज़ किया गया है. दिस हैज़ बीन यूज्ड इन अ ब्रॉड सेंस. जस्ट अ मोमेंट. Yes, so it has been used in the broad sense. Every interest or right that has an economic value denotes dash. They can give you this MCQ. Every interest या right जिसकी economic value मतलब related to money, पैसे वाली value है, that is what it denotes. what it denotes property. सिर्फ property की definition ये है. property two kinds की होती है, movable, immovable. property right, movable property one which can be transferred. मैंने कहा ना, कार इधर से उधर जा सकती है. which can be transferred from one place to another and govern कौन करता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सो नाउ वी नो टू थिंग्स. यहाँ पे लिखी है, मूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इन दिस चैप्टर, होल ऑफ द चैप्टर विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे होंगे. ऑलराइट, द टर्म प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है. दो नॉट डिफाइंड. द प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड इन द ब्रॉड सेंस, ये बता दिया. अब देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी गवर्न होती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से. इमूवेबल प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करती है, ठीक है, ये याद रखना. हाउएवर अंडर सेक्शन 3 की अगर हम बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड. अब ये तो सेक्शन 3 में जरूर बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या नहीं आता है, ठीक है. जस्ट अ मोमेंट. Share it with your friends if they want to, if they're interested to study this law of property. It will be very good. Hi Anjali, how are you? All right, perfect. चलो ठीक है. तो देखो, सेक्शन 3, दे कैन आस्क यू कौन सा ऐसा सेक्शन है. सेक्शन 3 में क्या बोला हुआ है? अंडर सेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है. इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर. टिम्बर क्या होता है? वुड.
ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास. डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? ग्रास उग रही है, क्या हम उसे काट नहीं सकते हैं? काट के कहीं और ले जा सकते हैं, ऐसे याद रख लो ना. जो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं, उन्हें काट के, फसल काट के ले जाई जा सकती है. जो एक वुड है, क्या वुड, जो वुड लॉग्स अगर हम काट के लेकर जा रहे हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है. बट एक जो ट्री खड़ा हुआ है ना, ट्री इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि तुम ट्री उखाड़ के लेकर नहीं जा रहे हो. ये बात समझ आई है? फिर इन सिंपल वर्ड्स, एनी प्रॉपर्टी दैट इज अटैच टू द अर्थ एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो अटैच्ड है अर्थ पे, ट्रांसफर नहीं की जा सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. इज इट क्लियर? डज इट मेक सेंस? ये बात समझ आई कि ऐसे क्यों बोला हुआ है. ठीक है. फिर एक शांताबाई, ये केस लॉ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. 1958 का केस लॉ है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. 1958 ईयर इज MC सेटलबार्ड की रिपोर्ट का ईयर चेक करो एक बार. MC सेटलबार्ड की रिपोर्ट का ईयर चेक करो. MC सेटलबार्ड 14th कमीशन रिपोर्ट का ईयर चेक करो. व्हाट इज द ईयर फॉर MC सेटलबार्ड रिपोर्ट? इट्स ऑल्सो 1958. ठीक है. ऐसे वी कैन रिकॉल 1958 ईयर है. 1981 फर्स्ट जजेस केस, 1993 सेकंड जजेस केस, 1998 प्रेसिडेंशियल रेफरेंसरी आई थी. ठीक है. तो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का ईयर भी 1958 ही है. द डिस्टिंक्शन बिटवीन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे कैन सर्टनली आस्क यू कि जो डिस्टिंक्शन हुआ था वो कौन से वाले केस में हुआ था. तो ये बात पता होनी चाहिए कि शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में हुआ था. ये बात समझ रहे हो? शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 के केस में डिस्टिंक्शन हुआ था मूवेबल प्रॉपर्टी और रिमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में. ये डिफरेंस को ऑब्जर्व किया गया था. इफ इंटेंशन है फ्रूट्स लेने की, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर तुम फ्रूट्स निकाल के लेकर जा रहे हो, तुम ट्री तो नहीं उखाड़ रहे हो ना, उसके ऊपर से सिर्फ फ्रूट्स ही तो ले रहे हो. बट अगर तुम्हारा ट्री उखाड़ के लेकर जाना है, तो उखाड़ के लेकर जा रहे हो तो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा. if you want to cut down the tree and use it as timber is what wood logs अगर तुम्हें यूज करने हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी. तुमने तो ट्री उखाड़ दिया ना, उसे तुम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज बिटवीन मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी. रीप फ्रूट्स, अगर तुम फ्रूट्स निकाल रहे हो, तुम ट्री नहीं उखाड़ रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. अगर तुम ट्री ही उखाड़ के लेकर जा रहे हो, उसको टिम्बर की तरह यूज कर रहे हो, उसके वुड लॉग्स यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि तुम वुड लॉग्स उसके पूरे ट्री को कहीं और लेकर जा रहे हो. समझ रहे हो? तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है. 1958 का केस लॉ है. स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज, मैंने बहुत देखा है ये बात, और मैं समझा के थक जाती हूँ. आई डोंट नो ये बात क्यों नहीं समझ आती है, बट इस बात को समझो, अंडरस्टैंड इट. ऑलराइट, चलो अब ट्रांसफर देख लेते हैं. ट्रांसफर कौन कर सकता है? प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है, क्यों? क्योंकि हम TPA की बात करें, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें, तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कौन कर सकता है? हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी? एनी पर्सन हुज कम्पिटेंट, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मैड नहीं होना चाहिए, लुनाटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकार्ड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. अ लॉट ऑफ पीपल आर डिसक्वालिफाइड बाय लॉ. वो हम देखेंगे कौन कौन लोग डिसक्वालिफाइड होते हैं, वो तो हम देख लेंगे. बस ये तीनों चीज़ें याद रखना. साउंड माइंड होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, और नॉट डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ इन फोर्स. एंड ही शुड बी ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसको ऑथराइजेशन होनी चाहिए डिस्पोज ऑफ करने की. ऐसे नहीं कि किसी और की ज़मीन है और तुम उसे बेच रहे हो, यू कैन नॉट डू सो. इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड इन दैट केस, but if you're authorized, if it's your, it's your property, it's your land, you want to sell it off, or you are an agent who sells it off, in that case you are authorized. ठीक है. ओनर है, अगर ओनर हो तब सेल कर सकते हो, या you're authorized to sell the property, maybe you're an agent, you and can make a transfer. ट्रांसफर कौन लोग कर सकते हैं? जो ओनर है या जिनको ऑथराइजेशन मिली हुई है कि आप सेल कर दीजिए. द पर्सन हु ट्रांसफर, उसे ट्रांसफर बोलते हैं. जिसको ट्रांसफर किया है उसे ट्रांसफरी बोलते हैं. ये बहुत सिंपल है, येट ये क्वेश्चन आ जाता है. हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड? अब क्या होता है, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं. एक टेंजिबल, दैट कैन बी सीन, लैंड, व्हीकल. एक होती है इंटेंजिबल. इंटेंजिबल में पेटेंट्स, गुडविल, ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है ये इंटेंजिबल होती हैं. तो और टेंजिबल में समथिंग दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन बाय सेंसेस, हम लोग फील कर सकते हैं. इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हम लोग फील नहीं कर सकते, राइट. सो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेरी करती है, कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितना वैल्यू है. ठीक है. अब ये दोनों चीज़ें देखना.
एक होगी 100 रुपये से कम, लेस देन 100, और एक होगी 100 रुपये से ज़्यादा ऑफकोर्स, एक होगी लेस देन 100 और एक होगी 100 रुपये से ज़्यादा, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैं तुम्हें समझा देती हूँ, फिर रीड करेंगे। टैंजिबल प्रॉपर्टी जो लेस देन 100 है ना, उससे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बस उस प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दो अगर 100 रुपये से कम है। 100 और 100 से ज़्यादा है तो तुम्हें एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे शेयर्स वगैरह होते हैं ना, ये रजिस्टर्ड होते हैं, इनमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, फादर्स नेम, सो एंड सो फोर्थ, जो भी शेयर्स में इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लेस देन 100 है, मोर देन 100 है, कुछ भी अमाउंट है, इट हैज़ टू बी थ्रू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। तो अभी पता है हमें कोई भी प्रॉपर्टी है, टैंजिबल है, इंटेंजिबल है, अगर 100 से ऊपर है, 100 से नीचे है, कुछ ना मत देखो, बट अगर टैंजिबल है और लेस देन 100 है तो बस डिलीवरी कर दो, उसकी रजिस्ट्रेशन कराने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ आई? ये टेक्निकल बात है, थोड़ी सी टेक्निकल बात उन्हें समझ आएगी जो अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट मैंने अच्छे से फिर भी समझाया है इन लेमैन टर्म्स की क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं। इसके पीछे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, आ सकता है। इफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मोर देन 100 है, देन ट्रांसफर हैज टू बी मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मोर देन 100 रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, मोर देन 100 रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। प्रॉपर्टी टेंजिबल है एंड लेस देन 100 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ट्रांसफर को डिलीवरी से ही हो जाएगा, बस इसको डिलीवर कर दो। वेयर एज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कुछ भी वैल्यू है, 100 से कम है, ज़्यादा है, ट्रांसफर सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। 100 से कम है, 100 से ज़्यादा है, याद रखना। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स, ये सब रिकॉर्ड जैसे होते हैं ना, ऐसे ही रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी अटेस्टेड। अटेस्टेड क्या होता है, एक स्टैंप लगाना, एक सिग्नेचर देना बाय 2 पार्टीज वेर यू आर रेक्टिफाइंग इट, नॉट रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स करेक्शन होता है, ठीक है। और रैटिफाई क्या होता है, रैटिफाई मीन्स हामी भरना, उसको पास ऑन कर देना कि हाँ ठीक है, आई अग्री विद दिस, राइट। सो एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए जो अटेस्ट करें, साइन करें अपनी कि हाँ ठीक है, वी आर टू हुआ पार्टीज टू द ट्रांसफर। अटेस्टेशन मतलब सिग्नेचर लगाना रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पर, मैंने यही बोला है। द विटनेस कौन है, जो 2 लोग हैं, शुड मार्क दैट सिग्नेचर टू ड्यूरिंग, मतलब जो 2 लोग होने चाहिए वो पार्टीज होनी चाहिए ट्रांसफर पे, बट उनके कहते नहीं कि इनकी गारंटर कौन है, कौन गारंटी दे रहा है, तो विटनेसेस जो है वो भी अपनी सिग्नेचर मार्क करे विद एन इंटेंशन, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए, उनसे ज़बरदस्ती अटेस्टेशन नहीं करा रहा हो। रजिस्ट्रेशन इज एन एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन द पार्टीज मस्ट बी प्रेजेंट। जब ये हो रहा है रजिस्ट्रेशन तो पार्टीज को वहाँ होना भी ज़रूरी है टू अफिक्स देयर सिग्नेचर्स एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी हियर, and complete the transaction with regard to immovable property. While doing so, the document containing the rights, इस document में rights, obligations, liabilities लिखी हुई हैं, clearly mention होनी चाहिए in the document जो registered है, उसी पर attestation होगा। Registration shall take place by affixing a seal of the registrar office। ROC होता है registrar of office, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो ROC इज फॉर कंपनीज, बट एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है फॉर हाई, हाउ यू, अच्छे से पढ़ो इसको। रजिस्ट्रेशन एक सील अफिक्स करनी पड़ती है बाय ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफिस विच शैल सब्सिक्वेंटली बी इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यही इंक्लूड होती है। ऑलराइट, अब देख लेते हैं एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड ट्रांसफर के। वो जो ये जो पिछली स्लाइड थी इससे क्वेश्चन अनलाइकली रहता है, इतने ज़्यादा नहीं आता है, बट हाउ कैन इट बी ट्रांसफर, दे कैन सर्टेनली आस्क यू क्या क्या प्रॉपर्टी के वैल्यूज एंड ऑल पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस पूछना चाहिए, सील अफिक्स करती है, ठीक है। सील अफिक्स करना मीन्स हाँ ये हो चुका है, प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड और उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ चुका है। ऑलराइट, अब एसेंशियल्स देख लेते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। The following are the essentials for a valid contract in transfer of property. The transfer should be between 2 or more living persons. जिंदा होना चाहिए, जो इंसान डेड है उसके बीच में कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, याद रखना है इस चीज़ को। प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर शुड बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेज। एनकम्बरेंसेज मीन्स कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी, देयर शुड बी नो हिंड्रेंसेज, शुड बी फ्री फ्रॉम हिंड्रेंसेज एंड बी ऑफ अ ट्रांसफरेबल नेचर। ट्रांसफरेबल नेचर मीन्स जो ट्रांसफ़र हो सके, उसकी नेचर ऐसी होनी चाहिए दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, लिविंग पर्सन्स के बीच में होनी चाहिए। किसी द ट्रांसफर शुड नॉट बी, नॉट लिखा हुआ है याद रखना, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। फॉर डिटेल हम ये कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ रहे होंगे, इसे छोड़ दो।
फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई अनलॉफुल मतलब किसी समथिंग दैट्स रॉन्ग फॉर द सोसाइटी के लिए नहीं होनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि मैं तू उसका मर्डर कर दे मैं पैसे दूंगा, अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। मर्डर जो है तो ये तो अनलॉफुल कंसिडरेशन है, समझ रहे हो। फिर अ पर्सन हु इज लीगली डिसक्वालीफाइड टू बी अ ट्रांसफर, और ट्रांसफर उसमें कह दिया, फॉर इंस्टेंस लॉ ने कह दिया कि तुम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तुमने सो एंड सो क्राइम किया है, उसके लिए तुम नहीं कर सकते हो, यू कांट ट्रांसफर इन दैट नेम, राइट। द ट्रांसफरर हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी कंपीटेंट होना चाहिए, 18 साल प्लस, साउंड माइंड प्लस, थर्ड क्या थी, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। एंटाइटल होना चाहिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी को, एंड ही शुड बी ऑथराइज। देखो अब लर्निंग नहीं रह गया, अब स्मार्ट वर्क रह गया कि इसे हम कैसे समझें, ठीक है। एंटाइटल होना चाहिए मतलब उसके पास एंटाइटलमेंट होना चाहिए, चाहे वो एजेंट है चाहे वो प्रॉपर्टी उसकी है। ही शुड बी ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इफ प्रॉपर्टी इज नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी। एंटाइटलमेंट है, बहुत अच्छी बात है, बेच डालो। बट अगर तुम एंटाइटलमेंट नहीं है तो बट तुम्हारे पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए उसको डिस्पोज ऑफ करने की, समझ रहे हो। ट्रांसफर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसफर, मतलब सारे ट्रांसफर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सब फॉर्मेलिटीज, चाहे रजिस्ट्रेशन है, अटेस्टेशन है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही तुम लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कोई भी कंडीशनल ट्रांसफर है विद वेर एन इंटरेस्ट इज क्रिएटेड ऑन इन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, कंडीशन इलीगल नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा प्रॉपर्टी इफ दिस हैपन्स, इफ दैट हैपन्स, ये कंडीशन होनी वैलिड है, ये नहीं कि इनवैलिड है, बट ये इमोरल, इलीगल, इम्पॉसिबल नहीं होनी चाहिए कि अगर तू चांद तारे तोड़ के लाएगा तो मैं करूँगा। इफ़ यू विल बी इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन, और वेजर नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ये तो ये पूछ सकते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, इलीगल, इमोरलिटी, देन इम्पॉसिबिलिटी एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये 4 ग्राउंड्स होते हैं, अदरवाइज तुम ट्रांसफर कर सकते हो, ऑलराइट। देन देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, सेक्शन 35 है, इंपॉर्टेंट है। जब टाइम बुरा हो तो ये सेक्शन भी पूछ सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं सेक्शंस। बट सेक्शन 35 बात करता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। पार्टी टू ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती है सिंगल ट्रांजैक्शन में, या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। टोटलिटी में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो सिंगल ट्रांजैक्शन में। इन अदर वर्ड्स, वाइल क्लेमिंग एडवांटेज, अगर तुम्हें एडवांटेज चाहिए तो तुम्हें बर्डन भी लेना पड़ेगा भाई उसका, ठीक है। तो यू कांट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। देयर ऑट टू बी समथिंग, देयर ऑट टू बी समथिंग मीन्स देयर ऑट टू बी कंप्लीट टोटलिटी होनी चाहिए या कंप्लीट रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम एडवांटेज ले रहे हो तो बर्डन को भी एक्सेप्ट करो। इफ द पर्सन गेट्स 2 सिलेक्शन, एक बेनिफिट मिल रहा है, बर्डन मिल रहा है, या तो एक्सेप्ट करो टोटल दोनों चीज़ें, या बर्डन को एक्सेप्ट करो, बर्डन और बेनिफिट दोनों को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट कर दो, ठीक है, इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। यू कैन नॉट एक्सेप्ट, यू कैन नॉट बेनिफिट एंड रिजेक्ट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है, वो अपना गार्डन बेच देता है और घर भी बेच देता है साथ में, तो वो जो ले रहा है वो कह रहा है मेरे को घर रखना है, गार्डन नहीं रखना है, क्योंकि उसे पता है गार्डन में पौधे उगाने पड़ेंगे, पैसा लगेगा, गार्डनर रखना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा गार्डन को। तो वो कहता है मेरे को जो गार्डन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ घर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यू कैन आइदर एक्सेप्ट बोथ और रिजेक्ट बोथ। You can accept or reject in totality, otherwise you cannot do so. According to doctrine of election, he has to retain the garden if he wants the house, या फिर cancel कर दो। You cannot retain the house and cancel the transaction regarding garden. कूपर वर्सेस कूपर 1874 का केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर्स मत याद करो अगर तुम्हें लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हो तो। कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाइज ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट, और हर प्रॉपर्टी पर अप्लाई करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, हर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट पर ये एप्लीकेबल होता है। कूपर वर्सेस कूपर में ये हेल्ड किया गया। फिर देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। क्या कहता है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस, पूछ सकते हैं कौन से लैटिन मैक्सिम से आया है, उट लाइट पेंडेंट निहिल इनोवेटियोर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। पेंडिंग लिटिगेशन मीन्स अभी केस चल ही रहा है और उसके अंदर तुमने कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। मतलब अगर कोई सूट मीन्स केस या लिटिगेशन पेंडिंग है मूवेबल प्रॉपर्टी के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, देन इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मतलब ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है, तो ए क्या करता है, इस लैंड को बेच देता है। कैसे बेच सकता है भाई, अभी तो यही नहीं पता ना कि लैंड इसकी है कि इसकी है, तुमने कैसे बेच दिया। तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट पेंडेंस कुछ भी न्यू इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है पेंडिंग लिटिगेशन में। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्यों, क्योंकि पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट।
समझ आया ये? टू कॉन्स्टिट्यूट लिस्ट पेंडेंट्स द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी पेंडिंग। अब क्या बोल रहे हैं, लिस्ट पेंडेंट्स के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? अ सूट और प्रोसीडिंग जो इन्वॉल्व कर रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी पेंडिंग होनी चाहिए। राइट जो है दैट राइट मस्ट बी इन क्वेश्चन, अगर लड़ाई इस लैंड को लेकर है और एक ही कोई ज़मीन है ये, तो ये तो बेच सकता है बट ये नहीं बेच सकता, ठीक है। राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन, जो प्रॉपर्टी है वही ट्रांसफर होनी चाहिए जो लिटिगेशन में है। अगर ये इसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, इसको कर दो ट्रांसफर, बट केस चल रहा है इसको लेकर, तुम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है इट शुड अफेक्ट द राइट्स, ये राइट्स अफेक्ट कर रही हैं। बी कहते हैं मेरी लैंड है, अगर तुम इसे बेच डालोगे तो बी का तो काम ही खत्म हो गया ना, अफेक्ट कर रही है उसके राइट्स, तो यही बात है, राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। इन दैट केस लिस्ट पेंडेंस का डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल रहेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी देखो, ए इनिशिएट्स सेल इन फेवर ऑफ बी, अकॉर्डिंग टू लिस्ट पेंडेंस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड बिकॉज लिटिगेशन में इन्वॉल्व है, पेंडिंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लैटिन मैक्सिम याद रखना, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। फिर सेल देख लेते हैं, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एक एक लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है, मीन्स यू हैव राइट टू पोजेस समथिंग। पोजेशन और ओनरशिप में फ़र्क है, जो मेरी चीज़ नहीं है, दैट बुक डज नॉट बिलोंग टू मी बट आई एम कीपिंग इट, दैट इज़ माई पोजेशन। बट इफ़ यू आर सेलिंग द बुक टू मी, तो मेरे पास उसकी ओनरशिप आ रही है। ओनरशिप और सेलिंग, ओनरशिप और पोजेशन में फ़र्क रहता है, ठीक है। Then you have right to possess something of the property in exchange of a price. प्राइस क्या है? मनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसे। क्या कंसिडरेशन क्या होती है हमेशा सेल में? हमेशा प्राइस होती है, मनी विच इज मनी। सेक्शन 54 डील करता है टीपीए का। सेलर कौन होता है? जो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। बायर वो होता है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। कंसिडरेशन हमेशा मनी होती है, ऑलवेज इट्स मनी, इज यूजुअली मनी, इट कैन बी अदर थिंग एज वेल, और कभी गुड्स वुड सेल हो जाते हैं, बट सेल के टाइम हम हमेशा मनी को ही कंसिडर करते हैं। ए ने अपना हाउस बेचा 2 लाख में, ये सेल है, ठीक है। ए सेलर है, बी बायर है, 2 लाख रुपए क्या है? कंसिडरेशन है, जो कि मनी है, विच इज मनी, ठीक है। फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स टू बी वैलिड, अब क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए फॉर अ सेल टू बी वैलिड? 2 डिफरेंट पार्टीज होनी चाहिए, बायर सेलर, दो अपने आप को बेच रहे हो, इन दैट केस सेल डजंट हैपन। कंपीटेंट होने चाहिए, बताया था 18 साल से ऊपर, कहीं भी वर्ड कंपीटेंट आया 18 साल से ऊपर, साउंड माइंड, देन इट शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, ये कंपीटेंट होते हैं लोग। द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ले ली या फिर वो उसको आग लग गई, खराब हो गई, व्हाटएवर, इट शुड बी इन एग्जिस्टेंस, इट शुड एग्जिस्ट। कंसिडरेशन मनी होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो लॉ कहती है उसके अकॉर्डेंस में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि तुम लॉ से अगेंस्ट चल रहे हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल काम नहीं करना है, इमोरल काम नहीं करना है। इज इट ओके? देन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर्स एंड सेलर, कुछ नहीं है, दे कैन नॉट आस्क यू, इतने ऐसे डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट दिस इज जस्ट अ रीड, ये वन टाइम रीड है, इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली, ठीक है। डिफेक्ट्स बताओ भाई, फिर डिफेक्ट्स क्या क्या डिफेक्ट्स हैं विच इज़ नोन टू सेलर, सेलर बायर को डिफेक्ट्स बताए, ठीक है। प्रोड्यूस टू द बायर ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ओनरशिप के रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स पास ऑन करो, ऑफ कोर्स अब तुम्हारी नहीं है, अब उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दो, उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर करो। टेक केयर, प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब जब तक डिलीवरी नहीं हो रही है तब तक तो वो सेलर के पास ही रहेगा, भाई उसका ध्यान रखो, ये नहीं कि तुम बेच रहे हो तो तुम उसका ध्यान नहीं रखोगे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को प्रिजर्व करो, बचा कर रखो। सब पब्लिक चार्जेस, रेंट को बेयर करो भाई, ऑफकोर्स जब तक डेट ऑफ सेल कंप्लीट नहीं हो रही है तब सारे रेंट चार्जेस, पब्लिक चार्जेस तुम्हें ही देने पड़ेंगे। अब बायर को पोजेशन दे दो प्रॉपर्टी का, हाँ उसने पैसे दिए तो तुम दोगे ही ना। फिर अब राइट्स ऑफ सेलर्स क्या हैं? ये सब लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज ऑफ सेलर। देन अब देख लेते हैं राइट्स ऑफ सेलर क्या है। कलेक्ट करो रेंट्स प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल ओनरशिप पासिस टू द बायर, अब जब तक रेंट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, जब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जब तक सेल कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक अपने पास रखो सारे रेंट्स प्रॉफिट्स, और जो रेंट देने हैं या फिर कोई प्रॉफिट देना है वो देना भी पड़ेगा, पब्लिक चार्जेस देने हैं, रेंट देना है वो देना भी पड़ेगा, जो मिल रहा है वो मिलेगा भी। जस्ट अ मोमेंट, just a moment.
All right. When ownership has passed on to the buyer before payment of money, claim the amount. हाँ, जो पैसा नहीं मिला है वापस भाई उसे वापस ले लो, मतलब पैसा ले लो अपना कंप्लीट, लोगे ही पैसा और कैसे दे दोगे? ऑफ कोर्स यूल हैव टू गिव इट, देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, राइट? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लायबिलिटीज ऑफ बायर क्या है? डिस्क्लोज करो सेलर को कोई भी फैक्ट विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी that will increase the value of the property that is known to him. You have to tell the buyer कि भाई अभी क्या पता कोई हाईवे के पास तुम ज़मीन ले रहे हो और तुम्हें पता है कुछ टाइम के बाद वो ज़मीन जो है गवर्नमेंट वो करने वाली है, गवर्नमेंट लेने वाली है, और गवर्नमेंट इनको इंटू थ्री टाइम्स पैसा देगी या 4 टाइम पैसा देगी जितना मैं दे रहा हूँ, तो उसको ये बात डिस्क्लोज करो, ऑफकोर्स बतानी चाहिए, ये तुम्हारी लाइबिलिटी है। सेलर को पैसे दो, परचेज मनी, कोई भी लॉस बेयर करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, इंजरी हो रही है, प्रॉपर्टी कम हो रही है आफ्टर ओनरशिप हैज़ पास, तो यू हैव टू बेयर एनी लॉस, कोई भी लॉस होता है तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, तुम्हारा घर है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, करो भाई इसे जैसे भी करो। पब्लिक चार्जेस दो, रेंट दो, जो पेबल होते हैं जब ओनरशिप आ गई है, सेल कंप्लीट हो गई है, नाउ द प्रॉपर्टी इज योर्स, यू हैव टू एनी हाउ पे ऑल पब्लिक चार्जेस, रेंट तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, राइट? फिर राइट्स ऑफ बायर देख लेते हैं। आफ्टर ओनरशिप हैज़ पास टू द बायर, परफॉर्म एनी लॉफुल एक्शन टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ गई है तो तुम कुछ भी करो जिससे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाए, फॉर इंस्टेंस कुछ भी काम करो, हैज़ टू बी लीगल ऑफ कोर्स, रेंट प्रॉफिट्स ये सब कमाओ, रेंट पर दे दो, कुछ भी कर सकते हो ये काम जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें नहीं करना है ये काम, ठीक है? वेयर बायर हैज़ पेड द परचेज मनी, ही कैन कंपेल द सेलर फॉर रजिस्ट्रेशन। जब बायर ने पूरे पैसे दे दिए हैं, वो कंपेल कर सकता है, भाई इसकी रजिस्ट्रेशन करा, मेरे नाम कराओ। नहीं तो क्या होगा, एट टाइम्स वो कह सकता है नहीं अभी नाम तो मेरे ही है ये प्रॉपर्टी, कोई ना कोई केस हो सकता है। फिर मदम पिलाई वर्सेस बदरकाली का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। प्लेंटिव बीइंग द फर्स्ट वाइफ, उसने क्या किया, क्लेम मेंटेनेंस मांगी अपने हस्बैंड से। हस्बैंड ने ओरली अपनी हिज लैंड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 टू द प्लेंटिव ट्रांसफर कर दिए। लेटर ही एग्जीक्यूटेड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट फॉर द सेम प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? टैंजिबल प्रॉपर्टी है, 100 से ऊपर है, ठीक है? अब ये ₹100 जो हम देख रहे थे, इफ द अमाउंट इज ऑफ 100, ये देखो इज लेस देन 100, ठीक है? 100 से ज़्यादा, इफ मोर देन 100, ठीक है? मोर देन 100 में ही 100 आएगा, ठीक है? चलो देखते हैं। हस्बैंड ओरली ट्रांसफर हिज लैंड्स ऑफ द वैल्यू ₹100 की प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ कौन? मद्दम पिलाई, ठीक है? डिफेंडेंट ये है बदरकाली। लेटर उसने एक इंस्ट्रूमेंट फेवर वो किया, इशू किया, एग्जीक्यूट किया ऑफ सेल इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट फॉर द सेम प्रॉपर्टी। द प्लेंटिफ इनिशिएटेड अ सूट स्टेटिंग दैट द ट्रांसफर वाज इनिशियली मेड इन हर फेवर। प्लेंटिफ कौन है? प्लेंटिफ मद्दम पिलाई है। तो हस्बैंड ने ओरली ट्रांसफर किया था ₹100 टू द प्लेंटिफ, मदम पिलाई को, जो उनकी वाइफ है, मतलब किसकी वाइफ है, सो एंड सो हस्बैंड है। प्लेंटिफ इनिशिएटेड अ सूट स्टेटिंग कि ट्रांसफर जो है मेरे फेवर में हुआ था, एंड सब्सिक्वेंट सेल जो हुई है बदर काली को, हस्बैंड ने बदर काली को जो सेल करी है, दिस इज नॉट वैलिड। द डिफेंडेंट ने बोला जो ट्रांसफर उनके प्लेंटिफ के फेवर में हुई है, फेल्ड फॉर वांट ऑफ अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारे नाम पर कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, मेरे नाम तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है। कोर्ट ने क्या बोला? plaintiff acquired a title by way of oral transfer and she is entitled to property though the instrument of sale was not registered. Although it was not registered but she is entitled to the property. इन्होंने ऐसे क्यों बोला? क्यों? क्योंकि मेयर डिलीवरी ही ज़रूरी रहती है, ठीक है? लेस देन 100, इसमें ये वाली बात भी नहीं होगी, बट इसमें बात ये होगी, मुझे ऐसा लगता है कि द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ 100 या 100 से कम की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें सिर्फ मेयर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टैंजिबल इंस्ट्रूमेंट, है ना? हम टैंजिबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है? सिर्फ ज़रूरी है दैट सिर्फ मेयर डिलीवरी होना ही ज़रूरी है इन दैट केस। डू यू गेट मी? ये बात समझ आई? ये केस इंपॉर्टेंट है मदम पिलाई वर्सेस बदर काली का। आई विल जस्ट रीचेक वंस विद यू, एक बार रीचेक करते हैं, एज इन देयर कैन बी, जस्ट अ मोमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हम अमाउंट 100 रहता है ना? अमाउंट 100, एंड इफ इट इज लेस देन 100, what will happen? Just a moment.
एक्सीडिंग ₹100, मतलब 100 या 100 से लेस जो है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे भी था। अगर देखो 100 या 100 से लेस है, इन दैट केस यू विल क्या बोलते हैं, सिर्फ ओरल अग्रीमेंट सही है, ओरल ट्रांसफ़र सही है, मेयर डिलीवरी सही है, ठीक है। बट अगर यू नो ही एग्जीक्यूट फॉर द सेम प्रॉपर्टी, हाँ बट ठीक है। और अगर 100 से ज़्यादा है तो इन दैट केस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल वाज नॉट रजिस्टर्ड, इन दैट केस ऑल्सो इट वाज हेल्ड कि वो सही है, ठीक है। बस इतना ही था आज के लिए। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। सेल कर लिया है हमने, कल हम लोग कर रहे होंगे लीज, गिफ्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इजी है, कल तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से कर लो इन टॉपिक्स को, इनके ऊपर केस स्टडीज आ जाती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Any doubts, anything you guys want to ask, you can ask me. I'm ending the session here. Thank you so much, and I will see you soon. Take care. Bye bye.